हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आपके सामने अपनी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर सीरीज़ में अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए, ये केमिकल रिएक्शंस में आता है जिसमें हम दो लेवल पर इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स और एक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। अब क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स है, तो आप सभी को इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि ये जो हेलो एल्केन्स हैं ये तीन तरीके के रिएक्शंस को अंडरगो करते हैं। पहला जो रिएक्शन टाइप है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा जो है उसे हम बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और तीसरे कंटेक्स्ट में हम बेसिकली यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स का मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हेलो एल्केन्स की, तो यहाँ पे देखिए जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है जिसको मैंने NU सब्स्टिट्यूशन लिखा है, जिसे हम बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक सा बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कि जिसमें या तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है या उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो रिएजेंट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है और दूसरे पार्ट को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। या आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट को एक नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ने रिप्लेस किया, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। दैट मीन्स कि जब कभी भी हम देखिए एल्काइल हैलाइड में मान लीजिए ये रिएक्शन करेंगे कि एल्काइल हैलाइड की हमने हाइड्रोलिसिस करी, तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि ये जो OH है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और इस एल्काइल ग्रुप में ये जो X है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो होगा क्या कि यहाँ से ये X चला जाएगा और OH इसको रिप्लेस कर लेगा और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ROH बनेगा। और ये जो X नेगेटिव यहाँ से जा रहा है इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, इसे हम बच्चों कहेंगे लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे अभी मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरीली दो तरीके का होता है बच्चों, SN1 और SN2, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 रिएक्शन देती है और कौन सी एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 देती है। तो मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज़्यादा होती है और ऑपोजिट होता है केस जो हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होती हैं उसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए ज़्यादा होती है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में आगे एंड ऑफ द चैप्टर में मिसलेनियस में बताऊंगा, जहां पर मैं आपके साथ SN1 और SN2 रिएक्शंस के मैकेनिस्टिक पोर्शन को इन डिटेल स्टडी करूंगा और साथ ही साथ आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 और E2 के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों चीज़ें मेरे आपको एक अलग लेक्चर्स में मिलेंगी और यहाँ पे मैंने चीज़ों को बहुत कंसाइज किया है। मैं सिर्फ ये लेक्चर में इतना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये समझें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स अंडरगो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया होगा कि जब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ने एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को रिप्लेस किया तो इस चीज
चीज को ही हम बच्चों क्या बोलने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक देखिए, केमिकल रिएक्शंस के अंडर में रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में दे रखा है। और एक बहुत मज़ेदार बात यहाँ ये है कि इसने देखिए इन पेजेस में इसके मैकेनिक्स को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रिएक्शंस नहीं दिखेंगे। लेकिन वो एनसीईआरटी में देखिए, अगर ध्यान दें आप तो इस टेबल में वो सारे रिएक्शंस मेंशन्ड हैं, बस एक दूसरे प्रारूप में मेंशन्ड है। यहाँ पर इस टेबल में रिएजेंट दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का कॉलम दे रखा है। तो इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर उन्हीं रिएक्शंस को थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया है। तो चलिए एक एक करके हम अपने रिएक्शंस को देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये बेस कंपोनेंट, ये जो पीछे वाला कंपोनेंट है, ये यहाँ का न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और जो ये X नेगेटिव है वो यहाँ का न्यूक्लियोफाइल है। तो चलिए धीरे धीरे करके हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए जो पहली 3 रिएक्शंस हैं ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस हैं, चाहे वो NaOH एक्वस के प्रेजेंस में हो, चाहे वो सिंपली बच्चों वाटर के प्रेजेंस में हो, या वो मॉइस्ट Ag2O के प्रेजेंस में हो। अगर मैं यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं बच्चों यहाँ पे AgOH की बात कर रहा हूँ। तो तीनों ही केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो OH होगा वो इन कंपोनेंट्स का, जिनको हम रिएजेंट्स कह रहे हैं, इनका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और ये एक्चुअली जो हैलाइड ग्रुप है उसको रिप्लेस करने वाला है, इसलिए ये 3 रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रिएक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये बड़े टिपिकल रिएक्शंस हैं जिनको बच्चे बार बार भूलते हैं, तो इनको मैंने बच्चों अलग लिखा है। और ये बहुत नॉर्मल सी रिएक्शंस हैं जो कोई भी आराम से कर सकता है। तो चलिए हम पहली रिएक्शन देखते हैं। हम पहले रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इस NaOH का जो ये OH पोर्शन है वो इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है ROH, और इस ROH को हम अल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही बच्चों सेकंड केस में होने वाला है, और ऐसे ही हमारा थर्ड केस में होने वाला है। तो ये जो तीनों रिएक्शंस हैं, ये तीनों रिएक्शंस किस टाइप के रिएक्शंस में आ रही हैं? ये तीनों रिएक्शंस हाइड्रोलिसिस में आ रही हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत अच्छी सी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को आप समझिए। ये रिएक्शंस है RH की NaOR- से। तो अब देखिए इसमें करना क्या है। इसमें अगर आप यहाँ से देखिए बच्चों NaX को हटा देते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पर ईथर की सिंथेसिस कर रहे हैं। ये यहाँ पे ROR- आपका बन गया, और ये आपका क्या बना, ये आपका बना बच्चों ईथर, ये आपका बना ईथर। और इसी रिएक्शन को आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में करें, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, या आप Ag2O ड्राई, क्या सिल्वर ऑक्साइड ड्राई के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे बच्चों, दोनों ही केस में आपके पास क्या बनने वाला है, ईथर ही बनने वाला है। लेकिन इन दोनों में से जो एक रिएक्शन है वो नेम्ड रिएक्शन है, और जब कभी भी आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को आप विलियमसन्स सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस। अब चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की टाइप की बात करते हैं कि जब आप एल्काइल हैलाइड का सोडियम सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे
तो इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये थायो ईथर्स को जनरेट करने वाला है। क्योंकि देखिए ये सारे एक हैं, बस सोडियम सल्फाइड में यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया और इसीलिए बच्चों ये RSR बनाएगा, और RSR कुछ नहीं है, ये थायो ईथर है। ठीक है, तो यहां तक हमने ये रिएक्शंस को देख लिया। अब देखिए यहां पे हम RX का रिएक्शन करने जा रहे हैं AgC डबल बॉन्ड OR, तो यहां पे क्या होने वाला है, AgX माइनस हो जाएगा और आपके पास जो चीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। तो these were some of the methods how to prepare actually the alcohols, the ethers and the esters from nucleophilic substitution on alkyl halide। तो ये कुछ छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ी हैं जब हम एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे हैं। अब देखिए हम ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं जो आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। तो ये these are one of the most important reactions when we are dealing with what, when we are dealing with the nucleophilic substitutions of alkyl halide। अब इसकी खासियत मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि जो पहले 4 रिएजेंट्स हैं KCN, AgCN, KNO2 and AgNO2, इसमें आप देखेंगे कि ये एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली 2 कंपोनेंट सिस्टम्स को जनरेट कर सकते हैं। ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। जैसे जब आप NCERT पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, और वो क्वेश्चन ये है जो NCERT में एग्जाम्पल 10.5 लिखा हुआ है, उसको मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता रहा हूँ। कहा जा रहा है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट while AgCN forms isocyanide as the chief product. Explain। तो इस चीज को मैं बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये होता क्या है। It is one of the questions of reasoning that can be asked in your board examinations. It is very very important for us to understand। देखिए यहाँ पे KCN और AgCN को सिर्फ रिएक्शन करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम उस चीज को समझें कि वो रिएक्शन में जो रिएजेंट्स और जो सॉल्वेंट सिस्टम्स यूज हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए KCN और AgCN को अगर आप देखेंगे तो इसमें से ज्यादा आयनिक नेचर किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम का होगा। तो जब भी आप KCN को किसी सॉल्वेंट के साथ, मान लीजिए वाटर के साथ आप यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये KCN बहुत जल्दी से CN को क्या करेगा, सॉल्यूशन सिस्टम में लिबरेट कर देगा, जिस कारण से जब कभी भी बच्चों एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो साइनाइड कंपोनेंट को जनरेट करती हैं। दे विल बी, व्हाट विल बी जनरेटेड, साइनाइड विल बी जनरेटेड। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है इसको हम साइनाइड कहते हैं। तो जो चीज जनरेट हुई उसको हम बोलेंगे बच्चों एल्काइल साइनाइड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एल्काइल साइनाइड। अब देखिए AgCN का एक पास कंपैरेटिवली ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है इन कंपैरिजन टू KCN, इसीलिए जो इसके जो नाइट्रोजन होता है इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये बॉन्डिंग में पार्ट ले लेते हैं और इसीलिए ये जिस कंपोनेंट को बनाता है उसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। देखिए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था उसने एक्चुअली क्या करा, कार्बन को
2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो ये एक डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्योंकि KCl के पास ज़्यादा आयनिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो साइनाइड कंपोनेंट को एक्वस मीडियम में लिबरेट कर देता है, और क्योंकि साइनाइड आयन के फॉर्म में आ जाता है वो कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके साइनाइड सिस्टम को जनरेट करता है। एंड AgCN हैज मोर कोवेलेंट नेचर, हेंस द लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी डोनेटेड टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड विल बी बेसिकली एल्काइल। इस NC को बच्चों हम एल्काइल, तो R के लिए हो गया, आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। जो केस बच्चों KCN और AgCN में देखा, ठीक ऐसा ही केस आप KNO2 और AgNO2 में देखेंगे। एक में आप एल्काइल नाइट्राइल बनाएंगे, मैं बता रहा हूं दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए इस केस में जो बॉन्डिंग सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, इसको एल्काइल नाइट्राइल कहा जाता है, इसको हम कहते हैं एल्काइल नाइट्राइल। और AgNO2 के साथ अगर आप इसकी बात करें बच्चों तो ये सिस्टम इस तरीके से होता है। तो एंड देखिए O एंड डबल बॉन्ड O को नाइट्राइल ग्रुप कहा गया है, ठीक है, लेकिन R एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O को नाइट्रो ग्रुप कहा गया है। तो जब कभी भी आप AgNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो मेन प्रोडक्ट है वो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और जब आप KNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एल्काइल नाइट्राइल। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास बच्चों ये चारों रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिएक्शन विद KCN, रिएक्शन विद AgCN, रिएक्शन विद KNO2 एंड रिएक्शन विद AgNO2। याद करने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों में से कोई एक, जैसे साइनाइड KCN का याद कर लिया तो साइनाइड, तो दूसरा अपने बाप आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ऐसे ही आप KNO2 को याद कर लीजिए कि वो एल्काइल नाइट्राइड बनाएगा तो दूसरा अपने आप क्या बनाने वाला है, नाइट्रो एल्केन। तो आप चार ना याद करके सिर्फ एक चीज याद करिए और दूसरे को उसका अपोजिट याद कर दिए, क्योंकि माइंड में इतना तो रहेगा ही कि एल्काइल नाइट्राइल बनाने का वाला जो कंपोनेंट था उसका जो दूसरा कंपोनेंट था वो नाइट्रो एल्केन बनाता था। ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो साइनाइड बना रहा है उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या बनाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब देखिए जो ये वाली रिएक्शन है, जो हम सेकंड लास्ट रिएक्शन यहाँ फोकस कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड से कितने भी नंबर ऑफ एल्काइन को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है। देखिए कैसे, अगर यहां से NaX माइनस हो जाए, अगर यहां से बच्चों NaX माइनस हो जाए तो ये एल्काइल ग्रुप यहां लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 कार्बन यहां थे, इस R' में एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं और इस एल्काइल ग्रुप में भी एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो किस लिए बच्चों यूज हो रही है, वो यूज हो रही है एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अब जो हमारी लास्ट रिएक्शन है इसमें भी देखिए ये NaX माइनस हो जाएगा, ये NaX माइनस हो जाएगा और आपके पास ये देखिए 1 डिग्री अमीन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपका 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो आई होप कि इतने रिएक्शंस मैंने आपके साथ जो डिस्कस करे हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो थोड़ा सा आप इन्हें लिखिए, तो उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये इतने कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पहला रिएक्शन था, जो रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में जो पहला रिएक्शन टाइप था जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब देखिए हम जिस रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस चीज़ को बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। मैं E1 E2 के मैकेनिस्टिक सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं,
किस चीज के एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स? वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स जो बेसिकली एल्काइल हैलाइड जो है हमारा, या जो हेलो एल्केन है, उनके एलिमिनेशन से बनते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन आ रही है, वो आ रही है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है कि जब मैं एल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं तो यहां पे बच्चों जो रिएजेंट्स यूज होते हैं, जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं, वो एल्कोहलिक KOH यूज करा जा सकता है, या कोई भी एक हिंडर्ड बेस, यहां पे कोई भी एक हिंडर्ड बेस, जिसको हम जनरली ट्राई एल्काइल अमीन या ET3N के फॉर्म में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है, जो मैं बाद में डील करूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है NCERT में, इसलिए आई वांट टू डील दिस टॉपिक एज सेपरेटली एंड इन अ वेरी ईजियर फॉर्मेट, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ये देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करी गई है, और जब कभी भी हम यहाँ पर बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जो NCERT ने यहाँ पर रिएजेंट लिखा है वो लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH, जो कि एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को कॉज करता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जब कभी भी आप इस चीज की बात करते हैं तो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमें बेसिकली 12th लेवल पर फोकस करना है वो इस एल्कोहलिक KOH को फोकस करना है, इस एल्कोहलिक KOH को बच्चों फोकस करना है। और ये किस तरीके का रिएक्शन अंडरगो कर रहा है वो भी मैं लिख देता हूं, ये अंडरगो कर रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होना है। दैट इज फॉर श्योर द हाइड्रोजन एज वेल एज द हैलोजन विल बी रिमूव्ड, बट वहां पे कुछ कंडीशंस बनी हुई हैं जिसको अभी हम यहाँ पर समझेंगे। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों अगर आप एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो तो दो तरीके के प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक को सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट कहते हैं और एक को हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कौन सा होता है मैं यहाँ पे बात करूंगा, लेकिन जो भी प्रोडक्ट होता है वो जो एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है दैट इज बेसिकली बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन है दैट इज फ्रॉम द बीटा पोजीशन। तो चलिए देखते हैं बीटा पोजीशन किसको कहते हैं, कौन से एग्जाम्पल को हम यहाँ पर बेसिकली कंसिडरेशन में लेने वाले हैं और इस तरीके से इस चीज को हम करने वाले हैं। तो इसी नोट पे चलिए हम यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस तरीके का मैंने बच्चों एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इस तरीके का एक कंपाउंड बना दिया और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है हमारा Br।
ये Br जिस कार्बन पे लगा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे? हम बीटा कार्बन कहेंगे। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप के से लगे हुए कार्बन को अल्फा कह रहे हैं और उससे लगे हुए कार्बन को हम बीटा कह रहे हैं। तो बीटा तो बच्चों दो हो गए, एक बीटा यहां पे ये हो गया और एक बीटा यहां पर ये हो गया। तो ये देखिए यहां पे दो बीटा कार्बन हो गए। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? एक चीज श्योर है कि जो एलिमिनेशन प्रोटॉन का होना है वो बीटा कार्बन से होना है, क्योंकि अगल बगल दो बीटा कार्बन लगे हैं फंक्शनल ग्रुप के। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी अराइज करती हैं, या तो एलिमिनेशन इस हाइड्रोजन का हो जाए या एलिमिनेशन इस हाइड्रोजन का हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि जब इस हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा तो होगा क्या। मान के चलिए यहां से ये HBr एलिमिनेट हुआ है और यहां से आपने एल्कोहलिक KOH यूज किया है, जो यहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस करा रहा है। अब देखिए, जब यहां से HBr यहां से एलिमिनेट हुआ तो ये देखिए ये CH3CH ये बना, ये HBr एलिमिनेट हो गया, ये CH हो गया और ये देखिए ये जो है ये CH3 हो गया। तो आपके पास एक प्रोडक्ट ये बना। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया कि आप यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, लेकिन जब रिएक्ट मैकेनिस्टिक्स पढ़ेंगे तो मैकेनिस्टिक्स कुछ और कहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैकेनिस्टिक्स हमें पढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक ऑफ ट्रैक जाके लगाना पड़ेगा, ताकि हम क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को बगैर मैकेनिक्स के भी सॉल्व करने का जो पॉइंट होता है हमारे दिमाग में जो होना चाहिए वो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो। बेटा ऑर्गेनिक में मैकेनिक्स के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, वरना बिना मैकेनिक्स के टेक्निकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन इतने लाखों हजारों जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, हम उन हर रिएक्शन का मैकेनिक्स याद भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, वी हैव टू mend our own ways when we are dealing with the tricks and I will say the technologies of what ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई ना कोई ट्रिक और टेक्नोलॉजी वहाँ आपको लगानी ही पड़ती है, ताकि आप इस चीज़ को आसानी से निकाल पाएँ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड में बहुत लिमिटेड चीज़ों के मैकेनिज्म आपके कोर्स में होते हैं, लेकिन रिएक्शंस तो हर चीज़ के होते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी चीज़ को करते कैसे हैं। NCERT कहती है कि बेसिक हर चीज़ का और स्पेसिफिक कुछ चीज़ का। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी ही पड़ेगी कि पर्टिकुलर चीज़ को याद करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक को अप्लाई करना है। तो चलिए, अभी हमने ये देखा है यहाँ पर कि जब हमने इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करा तो हमारा ये प्रोडक्ट देखिए बन गया। अभी मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा सेटजेफ प्रोडक्ट है और कौन सा हॉफमैन प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं बच्चों कि अगर प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन इस हाइड्रोजन का या इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से हो जाता है, तो ये देखिए HBr रिमूव हो गया और आपके पास जो प्रोडक्ट बना CH3, ये देखिए इसके दो हाइड्रोजन तो ऐसे इंटरेक्ट रहे, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड और ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया बच्चों CH2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट्स लगाइए छोटे छोटे। जब कभी भी जो डबल बॉन्ड का सिस्टम, जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास हैं और उन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के सिस्टम में जब डबल बॉन्ड का सिस्टम बीच में होता है, तो वो एल्कीन ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है और एज पर द रूल जो सिमेट्री जिसकी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ एल्कीन्स बनेंगे। एक बेसिक फॉर्म बनेगा एल्कीन का, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। और एक फॉर्म जो हमारा यहाँ पे बनने वाला है वो
ये देखिए ये वाला फॉर्म बनने वाला है जिसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। तो इस फॉर्म को बच्चों हम क्या कह रहे हैं, सिस फॉर्म कह रहे हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं। और जो नीचे वाला फॉर्म है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम सिस फॉर्म कह रहे हैं। और आपको ये चीज पता ही है कि जो ट्रांसफॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा सिस फॉर्म से ज़्यादा होती है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्म है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट। और जो सिस फॉर्म है ये मेजर 1 कह सकते हैं ऐसे बच्चों, इसे हम मेजर 1 कह सकते हैं, इसे हम मेजर 2 कह सकते हैं, इसे हम मेजर 1 कह सकते हैं। और ये जो है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो देखिए इसमें इस छोटी सी रिएक्शन में 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए। तो देखिए एक ट्रांसफॉर्म आया जिसको ट्रांसब्यूटुइन कहेंगे, एक सिस ब्यूटुइन आएगा और एक आएगा बच्चों ब्यूट 1 इन। ये ब्यूट 1 इन है, ये ट्रांसब्यूटुइन है, ये बेसिकली ट्रांसब्यूटुइन है। बस फर्क क्या है, एक उसमें ट्रांसफॉर्म है और एक उसमें सिस फॉर्म है। जो ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी मच मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द विच फॉर्म, इन कंपैरिजन टू द सिस फॉर्म। अब इंपॉर्टेंस ये है कि जब इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है तो एल्कीन ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। तो जब ज़्यादा सिमेट्रिकल एल्कीन बनते हैं बेटा तो उस रूल को हम बोलते हैं सेट-ज़ेफ रूल। दिस इज बेसिकली अ सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट, तो ZAITSEV, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये एक ZAITSEV, ये एक Z-सेफ प्रोडक्ट है और ये एक हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चंस में जब तक ये ना दिया जाए कि आपको ये बताना है कि इसका हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, तो हॉफमैन बच्चों हमेशा माइनर होगा। और ये जो हिंडर्ड बेस मैंने यूज किया है, इस केस में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है बजाय कि सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट के। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ लिख के, एक नोट पॉइंट आ जाएगा। और ये नोट पॉइंट क्या है, चलिए इसको देखते हैं। नोट पॉइंट ये है कि जो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट है इज मोर स्टेबल, ZAITSEV, सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन प्रोडक्ट। ये पहला नोट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बट इन केस ऑफ हिंडर्ड बेस, जैसे मैंने यहां पे ट्राइथाइल अमीन ले लिया, ET3N ले लिया, बट इन केस ऑफ ET3N या ट्राइथाइलामीन जिसको हिंडर्ड बेस कहा, हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब कहने का ये है कि अगर आप नॉर्मल यहाँ पे KOH को यूज कर रहे हैं तो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बच्चों दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ये बात और है उसकी स्टेबिलिटी में जो ट्रांसफॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी, लेकिन वो दोनों मेजर की ही कैटेगरी में आएंगे। और ये प्रोडक्ट होने वाला है बच्चों, ये आपका कैसा प्रोडक्ट होने वाला है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होने वाला है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वॉज ऑल अबाउट अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ
Which type of reaction? Of elimination reactions of alkyl halide. बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत सच्ची बात है कि आपको छोटे में ही देखिए सब कुछ कर लेना है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ कि जो NCERT में इसकी रिएक्शन लिखी गई है उसमें देखिए 2 प्रोडक्ट्स बनाए गए। यहाँ पे बस 5 कार्बन लिए गए हैं, एक कम हाइड्रोजन से निकला हुआ जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है। देखिए ZF को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है या जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं उसको ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे और हमेशा प्रोटॉन जो है वो वहाँ से निकलेगा और यही ZF प्रोडक्ट बनाएगा। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जिस कार्बन के पास, या जो कम सब्स्टिट्यूटेड होता है, जब वहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों? हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये देखिए ये NCERT में 2-ब्रोमोपेंटेन का एग्जाम्पल लेके ये 81% पेंट 2-इन जो बनाया हुआ है, देखिए 2 सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और देखिए ये पेंट 1-इन। तो पेंट 2-इन जो यहाँ पर बना है दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोडक्ट? ZF product, and pent 1-इन is the perfect example of what? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो चलिए ये एग्जाम्पल क्योंकि NCERT में गिवन है हम इसे यहाँ पर एक बार और करके आपको दिखाते हैं। तो आपके पास देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल तो आपके पास ये हो गया कि 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन का एग्जाम्पल हो गया और अभी हम 2 ब्रोमो पेंटेन का भी एग्जाम्पल लेके आपको इसको करने की कोशिश करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। सीधे सीधे अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सीधे सीधे हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चों, जिसको हमने क्या बोला है? जो एग्जाम्पल NCERT में कोटेड है। चलिए फटाफट से इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल कहता है कि ये कुछ इस तरीके से है कि ये देखिए CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH है, ये देखिए ये Br है और ये H है और ये देखिए बच्चों ये CH3 है। तो रूल के हिसाब से चलते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? बेसिकली यहाँ पे हम चाहते हैं कि किस चीज़ का एलिमिनेशन कराना चाह रहे हैं? हम Br को हटाना चाह रहे हैं। जो रिएजेंट यूज़ करेंगे बच्चों वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एल्कोहलिक KOH। एक्चुअली होता क्या है कि जो H होता है इसका एब्स्ट्रैक्शन जब ये OH के साथ जाता है तो ये वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड का सिस्टम बन जाएगा। लेकिन उसको हम लोग उस तरीके से नहीं करना सिखा रहे हैं आपको। एक बहुत सिंपल सी बात करें, एक बार आप प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करें और एक बार आप प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करें। तो जब आप पहली पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। तो देखिए ये आपके पास 5 कार्बन आ गया और ये आपके पास पेंट और ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है तो ये 2-इन बन गया। और अगर जब आप यहाँ से देखिए इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि जो बीटा कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल वाले कार्बन है, तो एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये होगा। इस प्रोटॉन का जब हमने एब्स्ट्रैक्शन किया तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना और जब हम इस प्रोटॉन का बच्चों एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, ये जो प्रोडक्ट बना है वो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो चीज़ है, ये जो है बच्चों वो ZF प्रोडक्ट बना रहा है और जब इस प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा है? हॉफमैन प्रोडक्ट, या इसी को हम हॉफमैन एलिमिनेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह बच्चों हम ZF एलिमिनेशन लिख देते हैं। तो जब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जब पेंट 2-इन बना तो ये मेरे पास किस तरीके का एलिमिनेशन है? दिस इज द
ZF प्रोडक्ट, राइट, एंड दिस इज अ मेजर। और एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है कि ये 81% बन रहा है। तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया, ये स्टेबल ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा बना, और इसीलिए इसको हम ZF एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा है, ये देखिए बच्चों, इसको कहते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट करा और ये सिर्फ 19% बना, इसलिए ये जो है हॉफमैन प्रोडक्ट है। तो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फलाना एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है और आप इसमें जो हॉफमैन प्रोडक्ट बना है उसका नाम लिखिए, तो आप इसको याद रखिएगा बच्चों कि जिस बीटा कार्बन का कम सब्स्टिट्यूशन हुआ होता है या उसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो आप उस हाइड्रोजन, उस कार्बन से उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दीजिएगा एंड यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट विच इज बेसिकली द हॉफमैन प्रोडक्ट। तो इस नोट पे देखिए, मैंने ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेसिक्स एनसीईआरटी में गिवन है, इसको मैंने यहाँ पर बच्चों डिस्कस कर दिया है। अब जो तीसरा कंपोनेंट है रिएक्शंस विद मेटल्स का, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ हेलोएल्केन्स को, जिसमें केमिकल रिएक्शंस विद मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, हम इसको बच्चों यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम रिएक्शंस विद मेटल्स कहते हैं, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए क्या है, रिएक्शंस विद क्या है, मेटल्स। तो यहाँ पे हम रिएक्शंस विद मेटल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रिएक्शंस विद मेटल्स की बात करेंगे, देखिए ये एनसीईआरटी में दे रखा है, रिएक्शंस विद मेटल्स में 1, 2 और 3 रिएक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, पहला रिएक्शन है कि आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है जो एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैला ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद क्या ले लेते हैं बच्चों, विद मेटल, ठीक है, विद मेटल, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स ले लेते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल सा, कोई भी आप एक एल्काइल हैलाइड ले लीजिए। आपने यहां पे एल्काइल हैलाइड लिया RCl, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप Mg के साथ कर रहे हैं, ये मेटल है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RMgCl, ये बना रहा है RMgCl। इसने क्या बनाया, इसने बनाया RMgCl। तो आप ये पहचान सकते हैं ये कौन सा चमत्कारी कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। तो ये RMgX ही नहीं, ये RMgCl में ये RMgX भी हो सकता है, और इस कंपाउंड को बच्चों हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। और इस कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी बना सकते हैं, right? It is the master compound to form any of the products in the aliphatic system of organic chemistry. तो देखिए, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की सिंथेसिस कैसे करनी है आप ये समझ लीजिए। कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, कि आप एक इलस्ट्रेशन में आपको देने की कोशिश करता हूँ कि ये पूछा कैसे जाता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH3CH2Br है, ये बोलता है कि इसका रिएक्शन बच्चों आपने किसके साथ कराया, Mg के साथ कराया। जब आपने इसका रिएक्शन Mg के साथ कराया तो आपके पास एक कंपाउंड बना A, और जब आपने उस कंपाउंड A का रिडक्शन कराया, जब आपने उस कंपाउंड A का रिडक्शन कराया, मतलब आपने यहाँ पे सपोज 2H ले लिया, तो उससे कंपाउंड बना B।
और जो आपका यहाँ B बना है, जब आपने उसका क्लोरीनेशन डिफ्यूज लाइट में कराया तो आपका कंपाउंड बना C। तो आपको ये बताना है कि इसमें A, B और C है क्या। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद द एल्काइल हैलाइड्स, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ जो आपका A कंपोनेंट है वो CH3 MgBr हो रहा है, सीधे सीधे ऐड अप हो जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कहते हैं इनको, आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आप इसे किस चीज़ का नाम देते हैं? आप इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम देते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस चीज़ को हम ऑर्गेनोमेटेलो कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जब 2H के साथ रिएक्ट किया तो जो एक H इसका था, इसको आप H और H ऐसे लिख लीजिए, और ये देखिए आपके पास मीथेन बन गया। तो दैट मीन्स कि आपका जो ये कंपाउंड था, ये सॉरी यहाँ पे ये इथेन आएगा बच्चों, ये C2H5 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए ये इथेन बन गया यहाँ पे, और ये C2H6 बन गया। और जब आपने इसका क्लोरीनेशन करा तो ये देखिए CH3CH2Br हो गया। तो ये देखिए एक मेथड हो गया, सॉरी Cl हो गया यहाँ, ये एक मेथड हो गया कि इससे आपने ये चीज़ कैसे बनाई। तो सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल्स। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और जो दूसरी रिएक्शन यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है एल्काइल हैलाइड की। अगर हम बेसिकली देखिए यही जो हमारा MgBr है, RMgX है, RMgX की बच्चों अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो बहुत इजी है, ये एल्केन बनाने का सिस्टम है। आप देखिए ये जो पूरा सिस्टम होता है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, सॉरी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ जाके देखिए एल्केन बना देगा, और ये जो Mg है इसकी दो वैलेंसी होती है, तो एक X ये हो गया और एक OH ये हो गया। तो जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड की क्या करने वाले हैं, सॉरी ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, यू विल गेट एल्केन। और इसी तरीके का मैंने एक एग्जांपल आपको, रिडक्शन करिए चाहे हाइड्रोलिसिस करिए बनेगा वही, रिडक्शन करेंगे तो OH की जगह H आ जाएगा, अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H की जगह OH आ जाएगा। तो दिस वाज द मेथड through which what we have studied, through which we have studied the reaction of alkyl halide with metals। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, तो ये तो सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हो गई। अब जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में क्या फर्क है? वुड्स रिएक्शन में दो एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वुड्स फिटिक में एक एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और फिटिक रिएक्शन में दोनों ही जो एल्काइल हैलाइड होती हैं बच्चों वो फिटिक रिएक्शन में हम एरोमेटिक लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अगर आपने एक एल्काइल हैलाइड ली RX, बीच में आपने Na लगाया और दूसरी एल्काइल हैलाइड ली XR' या R'(X), तो आप यहां पे देखेंगे बच्चों कि आपके पास एक हायर सीरीज का एल्केन बन गया और यहां पे आपका 2NaX माइनस हो गया। लेकिन ये जो सारी रिएक्शन है वो एक्चुअली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। तो इसमें आप सिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं, आप अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं। अगर आपने बच्चों R = R' R कर दिया, या मोर ओवर हम इसको बच्चों R1 और R2 कर देते हैं, ठीक है, या इसको सॉरी R' R' ऐसी रहने दीजिए। अब अगर ये R हो जाता है तो इससे जो सिंथेसिस होगी वो सिमेट्रिकल एल्केन्स की होगी।
लेकिन इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, तो यहां पे जो सिंथेसिस होगी वो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की होगी। तो ये तो बेसिक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन का, और आप R की जगह बच्चों कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं और C2H5 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। R और R अगर सेम है तो आपके पास बेसिकली किस तरह की रिएक्शन हुई, बेसिकली आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। देन क्वेश्चन अराइजेस कि हम बच्चों ड्राई ईथर अगर ना यूज करें तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ना यूज करें तो मैं आपको बता रहा हूं वुड्स रिएक्शन की में ही एक बहुत अंडर रिएक्शन पढ़ी जाती है जिसको डिस्प्रपोर्शिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको लेके दिखा रहा हूं, और इसको हम यहाँ पे, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो सिग्निफिकेंस है बेसिकली वुड्स रिएक्शन का वो होता क्या है। अब देखिए यहां पे हम पढ़ रहे हैं डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अब आप बेसिकली एक बात को समझिए, जो ये वुड्स रिएक्शन हम यहां स्टडी कर रहे हैं ये किस तरीके के मैकेनिक्स को फॉलो करती है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिक्स को फॉलो करती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो आप एक चीज समझिए, जो मैं एग्जाम्पल यहां कोट करने जा रहा हूं आप उसको समझिएगा बच्चों। मैं यहां पे एग्जाम्पल कोट करने जा रहा हूं, जब C2H5Br का रिएक्शन 2Na के साथ होता है और दो मॉलिक्यूल्स हम C2H5Br के लेते हैं, तो आप देखेंगे कि C4H10 बनेगा, एक आपका बनेगा बेटा C2H4 और एक आपका बनेगा C2H6। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे कि ये दोनों कंपाउंड्स कैसे बन गए। अब आप इस चीज को समझिए, ये हमारा मेजर होगा, दिस इज द मेजर एंड दीज बोथ आर द माइनर बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। और देखिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम ही यही है कि ये जो ड्राई ईथर है वुड्स रिएक्शन में, ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह, जो कि बाय प्रोडक्ट को क्या कर देता है, डिसॉल्व करते, इट डिसॉल्व्स द बाय प्रोडक्ट्स। अब इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि अगर ड्राई ईथर यूज नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है बाय प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट बनते कैसे हैं इसकी मैं बात करने वाला हूं। देखिए अब ये मेरे पास इथाइल फ्री रेडिकल हो गया और ये मेरे पास दूसरा इथाइल का फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो देखिए एक स्टेज में तो ये जब इथाइल का फ्री रेडिकल इस इथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करता है तो इसने बना दिया बच्चों C4H10, तो ये तो आपका ब्यूटेन एज मेजर बन गया। लेकिन दूसरे स्टेप में देखिए इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है, तो ये एक इथाइल और हो गया और ये इथाइल एक और हो गया। अब देखिए क्या होगा, अगर इस इथाइल फ्री रेडिकल में से एक हाइड्रोजन चली जाए तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो देखिए बच्चों ये C2H4 में कन्वर्ट हो गया इथीन में, और वही हाइड्रोजन इसका जो लॉस हुआ अगर वो यहाँ जुड़ जाता है तो इसने गेन ऑफ हाइड्रोजन कर लिया और ये C2H6 में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये चीज है ये एक फॉर्म बना और ये देखिए ये इससे दूसरा फॉर्म बना। बस फर्क ये है कि इथाइल फ्री रेडिकल से जब इथीन बना तो ये बच्चों ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, और ये वाला क्या था, रिड्यूस्ड फॉर्म था। दैट मीन्स कि ये दोनों जो बाय प्रोडक्ट्स तब ही बनेंगे जब हम यहाँ पे ड्राई ईथर नहीं लेंगे।
और जैसे ही हम यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं, ये जो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ वुड्स रिएक्शन में बनते हैं उनको ड्राई ईथर बीइंग एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व कर देता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो कि यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के केस में अगर एल्काइल ग्रुप्स सेम हैं तो सिमेट्रिकल एल्केन्स बनेगा, और अगर एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो बेसिकली आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनेगा। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स को डिस्कस करूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कोई भी आपके पास अगर क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू।